तो सबसे जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में पहला पॉइंट क्या बनना चाहिए कि जीएसटी है क्या, पहला तो सवाल यही आता है। तो क्या बोल सकते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इन डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं, इट इज collection of 17 different types of indirect tax। 17 जो अलग अलग टैक्सेस थे इनडायरेक्ट, उन सारे 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर के एक इनडायरेक्ट टैक्स बनाया गया और उसका नाम क्या रखा गया, जीएसटी अप्लाई on sale or purchase of goods and service। ये किस पे अप्लाई होता है जीएसटी, किसी गुड्स या सर्विस को जब आप बेचते हैं या जब खरीदते हैं तो उस पे अप्लाई होगा जो टैक्स, उसी टैक्स का नाम क्या होगा, जीएसटी। अब इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि चलो ये तो समझ में आ गया कि जीएसटी क्या है। इंडिया में जीएसटी कब से लागू हुआ है, इन इंडिया जीएसटी हैज बीन अप्लाई फ्रॉम 1 जुलाई 2017। इंडिया में कब से अप्लाई हुआ है, हाँ। अब इसके बाद सवाल आता है कि जीएसटीआईएन क्या होता है, या जीएसटी किसको लेना चाहिए, जीएसटी किसको लेना चाहिए, तो क्या बोलोगे, बिजनेस that is, yeah, that's business nature, business that's business nature is online, जिसका बिजनेस नेचर क्या है, ऑनलाइन, बिजनेस दैट्स बिजनेस नेचर इज ऑनलाइन, और maximum turnover of 22 L per year more than क्या बोलते हैं ऑनलाइन, और टर्नओवर मोर देन ऑफ 22 lakhs पर ईयर। मतलब जिसका कि सालाना 22 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर हो, या जिसका कि ऑनलाइन बिजनेस हो, बिजनेस दैट्स बिजनेस नेचर इज ऑनलाइन, और टर्नओवर मोर देन 22 lakhs per years must have क्या बोल रही है, वो देखना पड़ेगा कि कितना है, और ये हर साल के हिसाब से चेंज होते रहता है। अभी एक टेंटेटिव अमाउंट अलग अलग स्टेट के हिसाब से नहीं होता है। जो स्टेट दुर्गामी क्षेत्र में आते हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, अब वहाँ का डेंस उतना नहीं है जितना कि तुमको पंजाब और बिहार का डेंस मिलेगा, तो उनके लिए कैप अलग होता है, उनके लिए कैप अलग है। अब जैसे कि अरुणाचल प्रदेश जैसे छोटे जगह पे वो साल के 10 लाख बेच देगा तो यहाँ के 50 लाख के बराबर, तो उसके लिए मिनिमम कैप जो है वो कम रखा जाता है। टर्नओवर मोर देन 22 lakhs पर ईयर मस्ट हैव GSTIN,
GSTIN का मतलब क्या होता है? GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। अभी कुछ कुछ पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूं मैं, बाद में एग्जैक्ट डेटा के ऊपर बात कर लेंगे। अगर मान लो एनुअल टर्न ओवर एग्जाम्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 for GST। अब यहाँ पे क्या है? RS 40 lakhs फॉर गुड्स एंड सर्विस लैक्स, या 20 lakhs फॉर सर्विस। ये गुड्स के लिए 40 और सर्विस के लिए। अब ये समझना है कि किसे GST लेना पड़ेगा, हम ये समझाना चाह रहे हैं। हालांकि कोई GST लेता है तो उसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि उसको बेनिफिट ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन किसको लेना मैंडेटरी, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और ये भी वैरी करता है किसके ऊपर? स्टेट टू स्टेट वैरी करेगा, स्टेट टू स्टेट वैरी करेगा। लेकिन अभी हमने क्या किया है? एक टेंटेटिव, अब देख रहे हो ये साल 10 साल क्या हो रहा है, चेंज भी होता है। तो अभी हमने एक टेंटेटिव डाल दिया वहाँ पे, कितना? 22 लाख। उसको यहाँ से देख करके कि जो अभी के फाइनेंशियल ईयर में अलाउड है जितना, उतना आप फ्री रख लो। मान लो हम टेंटेटिव यहाँ 22 डाले, हम इस टेंटेटिव जो 22 डाले कहाँ भाग गया? क्या था ये? 22 को हम क्या कर देते हैं? मान लो 22 को 20 कर देते हैं, 20 lakhs। अब 6th पॉइंट क्या बनता है? अब GSTIN क्या होगा? जो हमारा आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। इसको कहाँ से अप्लाई करना होता है, कहाँ से लेना पड़ता है? GSTIN नंबर कैन बी ऑप्ट फ्रॉम, कहाँ से ऑप्ट किया जा सकता है? GSTR से। कहाँ से? GSTN से, सॉरी GSTN से। GSTN मतलब GST नेटवर्क से। और GSTIN is a 15 digits नंबर। कितने डिजिट्स का नंबर होता है? 15 डिजिट्स का नंबर होता है। और ये जो 15 डिजिट्स होता है, इसमें से पहला 2 डिजिट किसके लिए होता है, और फिर बाकी का 10 किसके लिए होता है? पैड नंबर, और आखिरी का 3 सिस्टम जनरेटेड। तो ये भी याद रखना है। अब रही बात कि आप GST नंबर के लिए अगर अप्लाई करना चाह रहे हो, आपका कोई फॉर्म है, आपका जो टर्नओवर है वो मान लो कि जो एग्जेम्पशन है उससे ज़्यादा का है, या अगर नहीं भी है फिर भी अगर आप लेना चाह रहे हो तो कोई नुकसान नहीं है, बल्कि उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अगर हम बात करें GSTN का, तो GSTN बोले तो क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। GST के पोर्टल पे आ जा रहे हैं। अगर हम नए यूज़र हैं तो क्या करेंगे? हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब अगर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक नया नंबर मिलेगा। यहाँ से जा कर के एक रजिस्ट्रेशन करो, आपको एक नंबर मिलेगा। अब जब नंबर मिलेगा तो यहाँ भी 2 तरह के GST रजिस्ट्रेशन होता है। एक होता है रेगुलर के लिए, एक होता है कंपोजिशन के लिए। मतलब कि अगर मान लो कि हमारा बिजनेस है, हम GSTIN के लिए अप्लाई करेंगे तो हमें 2 ऑप्शन मिलेगा चूज़ करने के लिए। एक ऑप्शन क्या होता है? कंपोजिशन का, और एक क्या होता है? रेगुलर का। अब रेगुलर कहने का मतलब कि जैसे नाम से ही क्लियर है, रेगुलर सुनकर के क्या दिमाग में आता है कि रेगुलर कहने का मतलब हमेशा एक स्पेसिफिक डेट या स्पेसिफिक मंथ पे हमें पे करना पड़ेगा।
और कंपोजिशन कहने का मतलब सब मिला जुला के जब इच्छा होगा तो हम पे कर देंगे, उसके लिए भी कोई समय अवधि निर्धारित होगा, उस पर हमें पे कर देना पड़ेगा। तो ज़्यादातर जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रेगुलर के अंदर होता है। अब रेगुलर में भी दो ऑप्शन आता है। रेगुलर में भी कितना ऑप्शन आता है? रेगुलर में भी दो ऑप्शन आता है। कौन कौन सा? एक आता है मंथली, एक आता है क्वार्टरली। एक आता है मंथली और एक आता है अप्लाई फॉर GSTIN। वही वहाँ फिर आगे कहाँ ले जाएगा? GST। अब यहाँ से कहाँ चलेंगे हम लोग? न्यू रजिस्ट्रेशन पे। अब यहाँ सारा डिटेल डालना पड़ेगा, उसी पेज पे आ गए। जब ये सारा डिटेल डाल देंगे तो फिर अगले पेज पे लेके जाएगा। तो चलो अभी बात कर लेते हैं वर्बली। तो अब रही बात की जो रेगुलर में दो ऑप्शन होता है उसके बारे में क्या बात है। तो रेगुलर में जो दो ऑप्शन है, पहला क्या है? पहला है मंथली और दूसरा क्या है? अब मंथली कहने का मतलब क्या होता है? हाँ, मंथली कहने का मतलब मंथली वाइज किया जाएगा। सही बात है। नहीं, इसको ऐसे समझेंगे कि मंथली कहने का मतलब कि महीने में कम से कम 2 बार आपको रिटर्न करना होगा। अगर आप रेगुलर मोड चूज किए हैं, अब पेमेंट मोड आपका क्या है? मंथली। अगर आपका GSTIN टाइप क्या है? रेगुलर। और पेमेंट मोड आपने क्या लिया है? मंथली। तो आपको महीने में 2 बार पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपने क्या चूज किया है? क्वार्टरली, तो आपको हर 3 महीने पे 2 बार पेमेंट करना पड़ेगा। हर 3 महीने पे 2 बार पेमेंट करना पड़ेगा। और इसका एक स्पेसिफिक डेट भी होता है। जैसे हमने पढ़ा था TDS के बारे में, कि TDS जो हम काटेंगे अपने एम्प्लॉय का या अपने हाउस ओनर का या अपने किसी भी प्रोफेशनल का, तो उसको कब पे करना होता है? अगले महीने के 7 तारीख से पहले तक। तो GST जो पे करेंगे उसका भी एक डेट है। क्या डेट है? तो 11 या 20। अगर आपने क्या लिया है? रेगुलर लिया है, तो 11 तारीख तक पे करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? अलग कहानी है थोड़ा। और अगर आपने क्वार्टरली लिया है तो कब तक? 20 तक आपको पे कर देना है। ये कुछ नियम कानून है जिसका ध्यान रखना है। तो आप GSTIN के लिए जब रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक कंपोजिशन और एक रेगुलर। जब रेगुलर मोड चूज करेंगे तो भी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मंथली या तो क्वार्टरली। अब अगर आपने मंथली लिया है रेगुलर वाले मोड में तो 11 तारीख तक आपको GST फाइल कर देना है। और अगर आपने क्या लिया है? क्वार्टरली लिया है रेगुलर मोड में, तो आपको 20 तारीख तक रिटर्न फाइल कर देना है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। हाँ, अब ऑब्वियसली मान लो कि इस महीने के 30 तारीख तक काटे हैं तो अगले महीने के 20 तारीख तक कर देना पड़ेगा। क्योंकि क्वार्टरली जब लिए हैं तो क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? क्वार्टरली का मतलब ये हम बताएं कि हर 3 महीने पे हमें 2 बार फाइल करना है 20 तारीख से पहले तक। अगर नहीं भी करते हैं तो फिर वो एक्चुअली जिस GSTR रिटर्न में पॉपुलेट होना चाहिए था डेटा, वो उसमें नहीं पॉपुलेट होकर के दूसरे फॉर्म में पॉपुलेट होगा। होना तो वो भी है। अब इसके बाद बारी आती है किसकी? कि GST जब हम खरीदेंगे तो भी लेंगे और जब बेचेंगे तो भी लेंगे क्या? GST अगर हम खरीदेंगे तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि आपको ये पता होना चाहिए कि आउटपुट GST क्या होता है और इनपुट GST क्या होता है। तो क्या बोलेंगे? आउटपुट GST इज अ GST that is paid by business man on, कब ये पे करना पड़ता है? ऑन
आउटपुट लिखे नहीं, गलत 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 गलत, तो आउटपुट के जगह पे इसको अभी चेंज क्या कर देंगे, इनपुट कर देते हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से ये सेंटेंस बना है. इनपुट जीएसटी इज अ जीएसटी दैट इज पेड बाय बिजनेसमैन ऑन परचेज. और इनपुट जीएसटी क्या होता है, ये तो हो गया. आउटपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी इज टेकन बाय बिजनेसमैन ऑन सेल. जब बेचता है वो प्रोडक्ट को या सर्विस को, उस समय जो जीएसटी जो कलेक्ट करेगा वो क्या होगा, आउटपुट जीएसटी. अब रही बात कि जीएसटी आर क्या होगा, जीएसटी आर क्या होगा, जीएसटी रिटर्न क्या होगा. जीएसटी आर इक्वल टू आउटपुट जीएसटी माइनस क्या, इनपुट जीएसटी. मान लो कि कोई प्रोडक्ट हमने ख़रीदा और उस प्रोडक्ट को जब हमने परचेज़ किया था तो प्रोडक्ट को परचेज़ करते वक्त हमने 10 रुपये जीएसटी दिए. उसी प्रोडक्ट को जब हमने क्या किया, सेल किया, तो हमने 15 रुपया जीएसटी के रूप में वसूला अपने कस्टमर से. अब अगर हम इसी पे बात करें कि 10 रुपया ऑलरेडी हम गवर्नमेंट को दे चुके थे, तो हम क्या ये वाला 15 रुपया भी गवर्नमेंट को दे देंगे, नहीं. अब हमें जीएसटीआर के रूप में क्या पे करना होगा, जो आउटपुट जीएसटी है जो हमने लिया है और जितना हमने ऑलरेडी दिया था घटा करके जो अमाउंट आएगा वही गवर्नमेंट को हमें पे करना पड़ेगा. ये याद रख लेना. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये तो हमने कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा. नेक्स्ट ये है कि अगर मुझे जीएसटी की फाइलिंग करनी हो तो उसमें कौन कौन से रिटर्न टाइप को मेनली कंसिडर करा जाता है. तो अगर हम जीएसटीआर टाइप की बात करें तो इसमें भी अलग अलग टाइप होता है. जैसे GSTR 1 क्या होता है, GSTR 1. अब ये क्या होता है, ये समझने की बात है. GSTR 1 क्या होता है. सेकंड जो है आपका वो क्या होता है, GSTR 2B है ना. और फिर क्या होता है, GSTR 2A भी होता है. और फिर क्या होता है आपका GSTR 3B. ये इम्पॉर्टेंट 4 तरह का आपका GSTR टाइप होता है. अब आपको समझना है कि किस GSTR में किस तरह की जानकारी होती है. और आपको फाइलिंग के लिए बेसिकली ये 2 ही चाहिए. अगर मैं बात करूँ फाइलिंग के लिए तो फाइलिंग के लिए मुझे 2 ही चाहिए, GSTR 3B और GSTR 1. अब GSTR 1 में क्या होता है, क्या होता है जी, बता अभी बता रही. हाँ, इसमें क्या होता है कि जितने भी तरह का प्रोडक्ट या सर्विस मैंने सेल करा है, उन सारे सेल जो हमने करा है, किसको किया है, कितना जीएसटी लिया है ना, वो जो जीएसटी उससे लिए हैं वो जीएसटी रेगुलर टाइप में लिए हैं, कंपोजिट टाइप में लिए हैं, क्या लिए हैं, वो सारा डिटेल कहाँ रहता है. तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसके बारे में, डिटेल्स ऑफ सेल्स ओवर जीएसटी. सेल्स के ऊपर जो भी जीएसटी लगाए हैं आपने लिया है, डिटेल्स ऑफ सेल्स ओवर जीएसटी रिसीव्ड. बिजनेस में जितना भी आप सेल के ऊपर जीएसटी रिसीव किए उसका पूरा डिटेल कहाँ रहेगा. तो आपको क्या करना है, फाइलिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फाइल यही होता है, GSTR 1. अब रही बात कैसे फाइल करोगे, तो हम अलग एक बताएंगे रियल टाइम पे. अभी ये समझ लो कि GSTR 1 जो तुम टैली में एंट्री करोगे, जो भी सेल करोगे, उससे अपने आप ही बनता है. आपको बनाने की भी ज़रूरत मैनुअली नहीं है. बस आपको करना ये पड़ेगा कि इस GSTR 1 वाले फाइल को आपको एक्सपोर्ट कर देना होगा एक्सेल फाइल में. कहाँ एक्सपोर्ट कर देना होगा, एक्सेल फाइल में. और उस एक्सेल फाइल को कहाँ आपको अपलोड करना पड़ेगा, जीएसटी के पोर्टल पे. कहाँ, जीएसटी के पोर्टल पे अपलोड करना होगा, जहाँ की आप रिटर्न फाइल करोगे. अब GSTR 2B क्या होता है. अब मान लीजिए कि आपका बिजनेस है
आपका बिजनेस है, आपने भी तो सामान खरीदा होगा ना कहीं से, तो आपने जो सामान खरीदा था तो उसका भी जीएसटी का डिटेल तो अपलोड किया होगा आपका सेलर। आप जहां से सामान खरीदे थे या सर्विस खरीदे थे, अब मान लो कि हम किसी क्या किए, सीए से ऑडिट करवाए हैं अपने कंपनी का, उसको हम दिए थे 60,000 रुपया ऑडिटिंग का। अब वो 60,000 रुपये पे जो जीएसटी काटा था, वो जीएसटी तो रिटर्न किया होगा उसने, तो जीएसटी के पोर्टल पे उसने डाला होगा। तो उसने जो डाला है, मतलब हमने जो परचेज किया है, चाहे कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट, वो हमारा जो सेलर होगा वो तो जीएसटी के पोर्टल पे वो भी रजिस्टर्ड है, उसने डाला होगा। तो उसने जो डाला होगा वो सारा डिटेल कहाँ रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं एक लाइन में इसके बारे में, डिटेल्स ऑफ जीएसटी दैट इज पेड टू द, कौन सा जो सेल किया था, पेड टू द सेलर, डिटेल ऑफ जीएसटी दैट इज पेड टू द सेलर अपलोडेड बाय द सेलर ओवर जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल पे जो हमारा सेलर हमारे द्वारा पे किए गए जीएसटी का जो डिटेल अपलोड किया है, वो हमको कहाँ से मिल जाएगा। तो काइंड ऑफ हम सीधा सीधी अगर बात करें, इतना घुमा के नहीं कान पकड़े, तो हम बोलेंगे कि हमारा सारा इनपुट जीएसटी कहाँ से मिल जाएगा, सारा इनपुट जीएसटी का जानकारी कहाँ से मिल जाएगा, हमें जीएसटी के पोर्टल से मिल जाएगा। हम वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, किसको, GSTR-2B को। तो इससे हमारा सारा इनपुट जीएसटी का डिटेल मिल जाएगा। और GSTR-1 से क्या मिलेगा, वो ऑलरेडी हमारे कंपनी में, हमारे बुक में है कि किसको किसको हमने बेचा है, कितना कितना जीएसटी लिया है, जिसको हम अपलोड कहाँ कर देंगे, जीएसटी के पोर्टल पे। समझ में कुछ सीन आ रहा है। अरे हम जिससे जीएसटी लिए थे वो तो हमारे कंपनी में, हमारे बुक में तो ऑलरेडी इंटर्ड है ना, और वो ऑलरेडी उसके लिए रिपोर्ट कहाँ बन गया है, GSTR-1 के रूप में। और इसी GSTR-1 को एक्सपोर्ट कर लेंगे एक एक्सेल शीट में, और उसी एक्सेल शीट को कहाँ अपलोड कर देंगे, जीएसटी के पोर्टल पे। अब जीएसटी के पोर्टल पे हमारा इनपुट जीएसटी तो ऑलरेडी है, आउटपुट जीएसटी हम डाल देंगे, तो फाइनल जो जीएसटी बन के तैयार होगा वो क्या होगा, GSTR-3B। क्या होगा, GSTR-3B। तब एक दिमाग में सवाल आ रहा है कि सब तो सही है, लेकिन एक्स्ट्रा एक GSTR-2A क्या है। तो GSTR-2A क्या है, ये समझो कि मान लो कि हमने जिस सेलर से प्रोडक्ट खरीदा था या सर्विस बाई किया था, अगर वो सेलर ऑन टाइम जीएसटी पोर्टल पे अपलोड नहीं किया, तो अगर ऑन टाइम नहीं किया, मान लो कि उसको 11 तारीख तक कर देना था, उस ससुरा 15 तारीख को अपलोड किया, तो GSTR-2B में उसका डिटेल नहीं आएगा। मतलब हमारा जो इनपुट टैक्स था उसका डिटेल हमको कहाँ नहीं दिखेगा, GSTR-2B में नहीं दिखेगा। तो कहाँ दिखेगा, तो वो दिखेगा GSTR-2A में। मतलब जो लेट अपलोड किया गया है हमारा इनपुट जीएसटी हमारे सेलर के द्वारा, उसका डिटेल हमें कहाँ दिखेगा, GSTR-2A में दिखेगा। लिख दे, क्या बोल रही है, जोर से बोलो थोड़ा थोड़ा जोर से बोलो, यहाँ कम सुनाई पड़ता है। क्या बोलेंगे, चलो इतनी गर्मी नहीं है, बंद कर देते हैं। वो 2A में जाएगा। तो एक लाइन में क्या बोल दें हम, मान लो तारीखवा जो हम लेके चल रहे हैं, तारीख मान लो जीएसटी काउंसिल का बैठक हुआ और 3300 मेंबर मिल करके इसको दिए बदल, तो हम रट के कुछ और रखे थे, बदल गया कुछ और। तो इस चीज़ पे नहीं जाना है। इसके लिए हमेशा अगर आपको इस तरह का काम करना है, बिकॉज अभी हम क्लासरूम इन्वायरमेंट में अगर बैठे हैं तो अलग बात है, जब हम काम कर रहे होंगे तो वहाँ एक अलग इन्वायरमेंट होगा, और वहाँ हमको 36 तरह का काम नहीं करना होगा, एक ही तरह का काम करना है। और जिस तरह का काम करना है उससे रिलेटेड बातें हमको
याद रहेंगी या उसे हम नोट डाउन करके रख लेंगे? तो हाँ, अमेंडमेंट हमेशा पढ़ना पड़ेगा, ये दिमाग में बिठा लें। क्योंकि किसी चीज़ को कम से कम हम जीएसटी स्लैब को, टीडीएस स्लैब को, ये सब रट्टा नहीं मार सकते, क्योंकि हम रट्टा मारे तब तक बदल दिया। अब मान लो कि कोई जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो अगर पोर्टफोलियो हर मिनिस्टर का याद रखेगा, ससुर आज कोई रेल मिनिस्टर और है, कल कोई और बदल गया, हम तो रटले कुछ और थे, बदल के कुछ और हो गया। तो ऐसा चीज़ जो कि डायनेमिक हो, जो ओवर द टाइम पीरियड चेंज होता हो, उसको कभी रट्टा नहीं जा सकता। उसको ये रखो कि कहाँ वो अपडेट होता है, बस वो जगह मालूम हो, वहाँ से जाके देख ले, है ना। तो क्या बोलेंगे? लेट अप लोड ऑफ इनपुट जीएसटी बाय द सेलर, इतना लिख सकते हैं। तो बेसिकली अगर हमारे काम का लायक जो चीज़ है, मतलब अगर हमारा बिजनेस है और हमको अपना जीएसटी फाइल करना है, तो हमें मेनली 2 ही फाइल चाहिए, GSTR1 और GSTR3। क्योंकि हम जनरेट क्या कर रहे हैं, GSTR1, और GSTR2 भी तो हमें किससे मिल जा रहा है? डायरेक्ट हमको पोर्टल से ही मिल जा रहा है, जो जीएसटी का पोर्टल है, क्योंकि वहाँ हमारा जो सेलर है वो अपलोड करके रखा है। अब GSTR3 भी में हमें क्या करना है? ये ऑटोमेटिकली ये भी जनरेट होगा, बस हमको फाइल कर देना है। क्यों ये जनरेट होगा? क्योंकि हमारा इनपुट जीएसटी हमने GSTR1 के रूप में फाइल कर दिया। नहीं, जीएसटी, हाँ, आउटपुट जीएसटी हमने GSTR1 के रूप में कर दिया, और इनपुट जीएसटी हमारा GSTR2B के रूप में है। तो बचा क्या? हमको फाइनल देना क्या है? तो हमें देना है जो GSTR3B में दिखेगा, उतना हमें क्या कर देना है। तो समझ में आए ये बातें? तो हम क्या बोल सकते हैं? पेबल जीएसटी डिटेल्स ऑफ, तो बिजनेस, किसी भी बिजनेस की बात कर रहे हैं, उसमें जो पेबल जीएसटी होगा उसका डिटेल कहाँ होगा, और ये किससे जनरेटेड होता है, किससे पॉपुलेट होता है? इट इज populated from GSTR1 and GSTR2B। और ये पॉपुलेट किससे होगा? GSTR1 और GSTR2B से पॉपुलेट होगा, ये भी याद रखना। तो इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? अभी फिर से अगर मैं पूछूं तो क्या बोलोगे? ये जो 4 टाइप है GSTR का, उसमें चारों में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होने वाला है? अगर पर्टिकुलर बिजनेस की बात करें तो 1 का, क्योंकि हमारे कंट्रोल में तो वही है, तो हम उसी की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? GSTR1। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना बनता है? नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है कि जीएसटी का टाइप कितना होता है। नहीं, जीएसटी का टाइप कितना होता है इसकी बात करते हैं। टाइप ऑफ जीएसटी की अगर हम बात करें तो क्या होगा चांदनी? चारों नाम बता दो तो हमें लगेगा कि तुम सीख रही हो कुछ। बोलो। हाँ हाँ, सही है। CGST सब तो बता ही दिए, SGST और IGST, और एक क्या होता है? UTGST। अब CGST का मतलब क्या होता है? सबको पता ना? CGST बोले तो हाँ, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब चलो फुल फॉर्म की बात बाद में कर लेते हैं, इसका मतलब क्या समझते हैं वो बात कर लेते हैं। CGST का मतलब क्या समझते हैं, इसके ऊपर बात किया जाए अभी। क्या बोलेंगे? CGST
का मतलब ये हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी का जो अमाउंट जाएगा, टैक्स का पैसा, जीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जाएगा वो क्या कहलाएगा? सीजीएसटी कहलाएगा। और जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जीएसटी का पैसा जाएगा, टैक्स का पैसा जाएगा, वो क्या कहलाएगा? एसजीएसटी कहलाएगा। और जब मान लो कि एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है 100 रुपया में, और इस पे मान लो कि 18% जीएसटी लग रहा है, तो एक 18% जीएसटी मतलब 18 रुपया टैक्स कटा। कितना? 18 रुपया। तो 18 रुपया जो टैक्स कटा, इसमें से 9 रुपया चल गया सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9 रुपया चल गया स्टेट गवर्नमेंट को। तो 9 रुपया को क्या बोलेंगे कि 9 रुपया सीजीएसटी लगा है, 9 रुपया एसजीएसटी लगा है, यही ना बोलेंगे। लेकिन ये तब लगता है सीजीएसटी या एसजीएसटी तब लगता है जब ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट हो, मतलब विद इन स्टेट हो। अगर स्टेट के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस पे क्या लगेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। अगर मान लो कि बिहार में पटना में एक फैक्ट्री है जिसका नाम है अपना पानी। अब अपना पानी का एक प्लांट लगा, बॉटलिंग यहाँ पटना में हो रहा है, और ये बॉटल यहीं पे बिक रहा है और खरीद करके पी रहा है। तो बॉटलिंग यहीं पे हो रहा है और कंज्यूम भी यहीं पे हो रहा है, मतलब बिहार में इसका मैन्युफैक्चरिंग या बॉटलिंग या पैकेजिंग हुआ और यहीं पे सेल हो रहा है, यहीं पे कंज्यूम हो रहा है। तो इस पे कौन सा टैक्स लगेगा? ये बॉटल 20 रुपए का है और इस पे 18% टैक्स लगना है। अब बताओ, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। मतलब कि 20 रुपए का अगर बॉटल है तो उस पर 18% क्या लग गया? टैक्स लग गया। तो 18% टैक्स लग गया तो कितना हो जाएगा? 3 रुपया 60 पैसा टैक्स के रूप में हो गया। तो 3 रुपया 60 पैसे को क्या करेंगे? हाफ हाफ करेंगे। तो आधा पैसा सीजीएसटी के रूप में किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और आधा पैसा मतलब 3 रुपया 60 पैसे का जो आधा होगा वो किसको जाएगा? एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। लेकिन मान लो कि अपना पानी का जो ये है प्लांट, इसने पानी बनाया, बॉटलिंग किया, पैकेजिंग किया, उसके बाद इसको बेच रहा है कहाँ? यूपी में। अब यहाँ पे झगड़ा शुरू। यूपी गवर्नमेंट कहेगा कि हमको चाहिए 9%, तो बिहार गवर्नमेंट बोलेगा कि तो पनिया तो बना हमारे यहाँ था, तो हमको भी चाहिए 9%। अभी तो झगड़ा वाली बात है कि 9% बिहार को दिया जाए कि यूपी को दिया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहा कि लड़ाई है खत्म। जैसे कि अगर एक ही घर में 2 बच्चा लड़ रहा है तो गार्जियन क्या करते हैं? ला कोई नहीं रखेगा, ये मेरे पास रहेगा, यही होता है ना। अब बाद में अपने बुद्धि विवेक से वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो किसको देना है। उस समय तो ले लिए, लेकिन बाद में देखेंगे कि एक्चुअल में ये डिजर्व कौन करता है या किसका इस पे हक ज्यादा बनता है, उसको वो दे भी देते हैं। ठीक यही चीज यहां भी अप्लाई होता है आईजीएसटी के केस में, कि अगर बिहार में कोई प्रोडक्ट बना और वो प्रोडक्ट बेचा कहाँ जा रहा है? यूपी में। कंज्यूमर कहाँ का है? यूपी का। तो न तो शुरू में स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, मतलब न तो बिहार स्टेट को जाएगा और ना यूपी स्टेट को जाएगा, ये पूरा का पूरा टैक्स चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और इसीलिए इसका नाम रखा गया आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जो आईजीएसटी है ये पूरा का पूरा चल गया, मतलब 3 रुपया 60 पैसा किसके पास चला जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखेगी कि भैया फाइनली ये प्रोडक्ट कहाँ कंज्यूम हुआ है, कहाँ सेल हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स कोई बिजनेसमैन नहीं दे रहा है, वो दे रहा होता है कंज्यूमर, उसी के जेब से निकाल करके दे रहे हैं, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे, अपने जेब से तो उसको देना नहीं है। तो ये देखा जाएगा कि कंज्यूम कहाँ हो रहा है, तो कंज्यूम तो हो रहा है यूपी में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट देख रहा है कि कंज्यूम हो रहा है प्रोडक्ट यूपी में, तो पैसा किसको चला जाएगा? यूपी गवर्नमेंट को ट्रांसफर होगा फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से 3 रुपया 60 पैसे का आधा। 3 रुपया 60 पैसा को 4 रुपया सीधा सीधी बोल लेते हैं, मतलब 2 रुपया अपने पास रखेगा, 2 रुपया किसको भेज देगा? हाँ, यूपी गवर्नमेंट। इसीलिए कभी सुनते होंगे न्यूज़ वगैरह में कि कोई स्टेट का चीफ मिनिस्टर बोला है कि हमारा तो जीएसटी का भी पैसा अभी पूरा नहीं मिला है केंद्र से,
तो इस तरह का अगर कोई स्टेटमेंट आता है तो यही केस है वहाँ पे। हाँ अब इसके बाद बात करते हैं, CGST हो गया, SGST हो गया, IGST हो गया। अब UTGST की बात करते हैं। UTGST मतलब यूनियन टेरिटरी GST की बात होती है। तो UTGST क्यों लाया गया? तो UTGST को लाने के पीछे मोटिव ये था कि अगर सेम स्टेट में हो रहा है ट्रांजैक्शन तो आप CGST SGST लगा रहे हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को भी जा रहा है। अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें आप IGST लगा रहे हो। लेकिन तब क्या, जब यूनियन टेरिटरी में कोई ट्रांजैक्शन हो तो बोलेगा हम तो स्टेट का दर्जा हमको नहीं है पूरा, लेकिन हमको भी तो सरकार चलाना है ना। तो सरकार चलाने के लिए तो उसको भी टैक्स चाहिए, क्योंकि सरकार चलाना है तो कैसे चलेगा, पैसे चाहिए, फंड चाहिए, उसके लिए रेवेन्यू चाहिए। और रेवेन्यू चलाने की, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सरकार के पास सबसे बड़ा सोर्स क्या है? टैक्स है। तो अगर मान लो यूपी बोल रहे हैं, अगर हम दिल्ली की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, मतलब जो यूनियन टेरिटरी में आता है, बट वहाँ विधानसभा भी है। क्यों? क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब जैसे कि केजरीवाल साहब को अपना सरकार चलाना है तो उनको भी तो क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। तो वो तो स्टेट में आते हैं नहीं, तो उनको तो SGST वाला पैसा मिलेगा नहीं, वो तो बोलेंगे है ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक अलग बनाया गया GST का टाइप, जिसका नाम क्या रखा गया? UTGST। और UTGST में क्या होगा, वही जो काम हो रहा था CGST के जगह पे ही इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? UTGST कर दिया गया। मतलब जो SGST था उसके जगह पे आ गया UTGST। मतलब UTGST में भी वही होना है, UTGST और CGST। जहां यूनियन टेरिटरी के लिए है वो समझ लो कि नॉर्मल स्टेट पे जो लग रहा था वो था SGST, और यूनियन टेरिटरी पे जो लगेगा है UTGST। सेंटर तो भाई अपना पैसा कोनो हालत में नहीं छोड़ेगा, चाहे वो अदर स्टेट में बात सेल हो या फिर सेम स्टेट में सेल हो, चाहे वो UT हो या फिर नॉर्मल स्टेट हो, हर जगह। क्योंकि सारा स्टेट तो किसके अंडर में आ रहा है? सेंटर के अंडर में आ रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो चाहिए ही चाहिए हर आदमी। तो ये कहानी था टाइप ऑफ GST का। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है GST से रिलेटेड, वो है कि GST की अगर मुझे एंट्री करनी है तो कम से कम कितना लेज़र बनाना पड़ेगा, कम से कम कितना लेज़र बनाना पड़ेगा। तो कम से कम अगर हम बात करें कि किस स्टेट में काम कर रहे हैं, अगर हम बिहार की बात करें तो ये तो UT तो है नहीं, तो यहाँ तो GST का 3 लेज़र बनाना पड़ेगा, CGST, SGST और IGST। इसके अलावा कम से कम एक सप्लायर और कम से कम एक कस्टमर का बनाना पड़ेगा, और कम से कम एक टैक्स पेड का बनाना पड़ेगा लेज़र। तो एक कुछ लेज़र आप बना सकते हो। अब चलो डायरेक्ट हम लोग एंट्री करके देखते हैं। अब दो ही चीज़ है, एक तो हमें GST रिलेटेड लेज़र क्रिएशन सीखना है, और तीसरा हमें क्या सीखना है? GST की एंट्री करनी है। GST एंट्री कैसे होगा, मतलब सेल्स और परचेज पे कैसे GST की एंट्री होगी। फिर मुझे GST कैलकुलेशन समझना होगा, कैलकुलेशन देखना होगा। फिर GST पे करना होगा, GST पे कैसे करेंगे, और फिर GST की फाइलिंग कैसे होगी, GST की फाइलिंग कैसे होगी। ये सारी चीज़ें हमें करके देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। अच्छा ऑलरेडी ओपन है, माय बैड। मान लो एक नई कंपनी ही बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं डेमो GST, रख सकते हैं। स्टेट डालना बहुत ज़रूरी है, स्टेट नहीं डालेंगे तो इंट्रा और इंटर कैसे समझ पे आएगा। पिन कोड भी डाल देते हैं, हालांकि इट्स नॉट मैंडेटरी। बाकी कोई चेंजेस नहीं करते हैं।
अब इसमें सबसे पहला एंट्री क्या होना चाहिए, कुछ लेज़र बना लेना है। अब लेज़र क्या बना ले कम से कम, चलो इन्वेंट्री से शुरू करते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट पीस, और उसके बाद क्या बना लेते हैं, स्टॉक आइटम। चलो अभी नहीं बनाते, यहाँ आ जाते हैं, लेज़र पे आ जाते हैं। पहला लेज़र किसका बना लें, कैपिटल अकाउंट का बना लें, अंडर कैपिटल ही जाएगा। अब उसके बाद हम लोग जीएसटी को पहले इनेबल कर लेते हैं अपनी कंपनी में। अभी इनेबल किए हैं, नहीं किए हैं। आ जाते हैं हम लोग स्टेचुटरी एंड टैक्सेशन पे। इसमें कहाँ चलेंगे हम लोग, जीएसटी पे यस करेंगे, इसको भी यस करेंगे। बिहार ही रखेंगे, रेगुलर या कंपोजिशन, तो रेगुलर में ही जाते हैं। नो, जीएसटी एप्लीकेबल कब से रहेगा, 1 अप्रैल से होगा। जीएसटी नंबर 15 डिजिट का डालना होता है, जो नहीं है अपने पास 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डाल देते हैं। अब ये पूछेगा कि मंथली या क्वार्टरली, जो GSTR1, अब यहाँ GSTR1 देख करके नहीं ना कंफ्यूज करोगे, बिकॉज अभी हमने पूरे डिटेल में समझा इसके बारे में। तो GSTR1 मंथली होगा कि क्वार्टरली होगा, मंथली होगा। अब ई बिल जनरेट करना है कि नहीं करना है, अगर करना है तो ठीक, नहीं करना है तो नो कर लो। अब बाकी कोई चेंजेस नहीं करना है, अभी कोई जीएसटी रेट वगैरह सेट नहीं करना है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब हम वापिस आते हैं लेज़र बनाने पे। तो लेज़र पहले किसका बनाते हैं, CGST का, CGST का। CGST को किस में रखेंगे हम लोग, ड्यूटीज़ एंड टैक्स में रखेंगे, जीएसटी में ही जाएगा। किस में जाएगा, ये सी है तो क्या होगा, सेंट्रल ना। क्या परसेंटेज भी डालना है, नहीं, ये तो प्रोडक्ट पे लगाएंगे या सर्विस पे लगाएंगे। तो कंट्रोल ए सेव कर लेते हैं। उसके बाद SGST, ये ड्यूटीज एंड टैक्स में ही जाएगा, जीएसटी में ही जाएगा, बट इसको किस में रखेंगे, स्टेट टैक्स में रखेंगे। और एक क्या, IGST, इसको भी ड्यूटीज एंड टैक्स, जीएसटी, और क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स, ये भी हो गया। अब टैक्स का लेज़र बन गया, जीएसटी का लेज़र तीनों बनाना था। यूटी तो बनाएंगे नहीं, बिकॉज हमारा तो बिजनेस यूटी में तो है नहीं, तो हम यूटी नहीं बनाते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करना है, हाँ, उसके बाद हमें लेज़र बनाना है कुछ सेल्स का और परचेज का। तो चलो सेल्स का लेज़र पहले बना लिया जाए। अंडर क्या जाएगा, सेल्स अकाउंट, नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी अप्लाई करना है, हाँ करना है। क्या कर रहा है, सेट ऑल्टर जीएसटी, अगर इस पे लगा दोगे तो सारे सेल्स पे एक ही लगेगा, जबकि जीएसटी तो प्रोडक्ट वाइज लगाना है, तो इसको नो ही रखेंगे अभी एज इट इज़। अब ये किस पे अप्लाई करना है, सेल्स, हम लोग सामान बेचेंगे कि सर्विस बेचेंगे। मान लो हम गुड्स बेचने वाले हैं तो गुड्स ले लेंगे, बाकी चीज़ें। अब उसी तरीके से परचेज अकाउंट, ये किस में जाएगा, अंडर परचेज अकाउंट, कुछ भी नहीं, अंडर क्या जाएगा, ये गुड्स। तो सेल्स और परचेज का भी हो गया। अब किसका बना लिया जाए लेज़र, अब लेज़र बना लेते हैं हम लोग किससे रिलेटेड, हाँ, कस्टमर और सप्लायर का। तो एक कस्टमर बनाते हैं हम, कस्टमर 1, जो हमारा होगा इंट्रा, क्या होगा, इंट्रा। इंट्रा बोले तो हमारे ही स्टेट का होगा। और इसको किस में डालेंगे हम, सन्ड्री डेटर्स में डालेंगे। किस में डालेंगे, बिल वाइज बिल, हाँ जी बिल्कुल। और इसको बिहार में ही रखते हैं, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़। अब एक तो हमने बना लिया इंट्रा, दूसरा बनाते हैं कस्टमर 2 और इसको बना देते हैं इंटर। इंटर बोले तो ये दूसरे स्टेट से बिलोंग करेगा, करेक्ट। इसको बिहार नहीं, इसको डाल देते हैं उत्तर प्रदेश में, कंट्रोल ए। अब उसी तरीके से बनाएंगे सप्लायर 1, और सप्लायर 1 को क्या बना देते हैं हम, इंट्रा। और इसको किस में डालेंगे हम, सेंट्री क्रेडिटर में डालेंगे। और इंट्रा है तो बिहार से ही है, ऑलराइट। सप्लायर 2, इसको क्या बना देते हैं हम, इंटर। इंटर, इंटर मतलब ये दूसरे स्टेट से बिलोंग करेगा। मान लो ये यूपी से ही बिलोंग करता है, इसका भी हो गया। अब चाहो तो एक बैंक का भी बना दो, अंडर क्या जाएगा, बैंक अकाउंट।
अब उसके बाद क्या बनाना है, एक टैक्स पेड का तो बनाओगे ना, एक क्या बना सकते हो, हाँ टैक्स पेड का बना सकते हो। अभी के लिए फिलहाल नहीं बनाते, जब हम पे करेंगे तब बना लेंगे उस समय। अब हम लोग आ जाते हैं सीधा ट्रांजैक्शन के ऊपर। सबसे पहला तो पूंजी लगा लेते हैं, पैसा रहेगा तभी ना कुछ खरीदेंगे। अकाउंटिंग वाउचर पे जाते हैं, रिसिप्ट पे जाते हैं और पैसा लगा लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट मान लीजिए 5 लाख कम हो गया है 50 लाख हो गया है। और कैश, चलिए अब अगला काम क्या करना है, तो अगला काम करना है हमें पैसे, ये कुछ सामान खरीदना है, सामान खरीद लेते हैं दोनों से और फिर दोनों को बेचेंगे। तो 2 सेल्स का 2 परचेज का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं फटाक से। तो ऐसा करने के लिए हम लोग दोबारा आएंगे, F9 प्रेस किए, पहला बिल है तो 1 डाले, पार्टीज कौन होगा, सप्लायर 1 होगा, कंट्रोल A करते हैं, परचेज का लेजर, हाँ ऑल राइट। अब यहाँ सामान तो बना हुआ है नहीं, तो ऑल्ट C कर लेते हैं। क्या खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, अंडर प्राइमरी जाएगा, पीसेस जाएगा। अब GST अप्लाई होगा, जी हाँ इस पे अप्लाई होगा, यस कर लें, यस। अब पूछेगा ऑन वैल्यू, जी हाँ। क्या होगा, टैक्सेबल होगा, जी हाँ। इंटीग्रेटेड क्या होगा, 18% GST लगेगा, गुड्स पे है, लैपटॉप हो गया। अब कितना खरीदना है, मान लो कि 12 पीस खरीदना है। रेट क्या होगा, मान लो रेट मैं 20,000 के हिसाब से खरीद रहा हूँ। और लैपटॉप के अलावा और क्या खरीद रहा हूँ, एक प्रिंटर ले लेता हूँ, क्या प्रिंटर ले लेता हूँ। अंडर प्राइमरी ही जाएगा, पीसेज में ही होगा, एप्लीकेबल होगा। और इस पे भी क्या लग रहा है, मान लो 18% ही लग रहा है। कितना लग रहा है, 18% ही लग रहा है। गुड्स है, जी हाँ। कितना खरीद ले रहा हूँ, 10 खरीद ले रहा हूँ, किस हिसाब से, 5,000 के हिसाब से। अब इस पे टैक्स के लिए जब आओगे तो कौन सा टैक्स अप्लाई होगा, CGST की IGST, इंट्रा बात कर रहा हूँ, IGST नहीं होगा। IGST करोगे तो खुद से अमाउंट आया नहीं, इंट्रा है तो इस पे लगेगा CGST और SGST। तो CGST कितना लग गया, 26,100। अब आते हैं किसके ऊपर, SGST कितना। अगर वही तुम एनालाइज करके देखना चाह रहे हो, एनालिसिस करना चाह रहे हो, तो इस पर क्लिक करो, ये टैक्स एनालिसिस करके बता देगा कि परचेज पे आपका टैक्स कितना गया है। टोटल टैक्स इतने का प्रोडक्ट खरीदा था, आपने 52,200 रुपये एज अ टैक्स पे किया है, या यूँ कहो कि टैक्स पे करना है आपको, जिसमें से लैपटॉप पे आपको टैक्स देना है इतना और प्रिंटर पे टैक्स देना है इतना। मतलब 50,000 का प्रिंटर है जिसपे 9,000 आपको टैक्स देना होगा। लैपटॉप जो 2,40,000 का है उस पर आपको 43,200 रुपये टैक्स देने पड़ेंगे, GST। ये समझने के लिए था। स्किप करके पीछे जाओ, ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर लें। ये हो गया पहला इनवॉइस। दूसरा इनवॉइस पे आ जाएं, हाँ सेकंड इनवॉइस। और एक किस पार्टी से खरीदना है मुझे, इंटर सप्लायर, इंट्रा नहीं इंटर सप्लायर। कंट्रोल ए, परचेज ही करता हूँ, क्या लेता हूँ, लैपटॉप ही लेता हूँ। कितना, इससे लैपटॉप मान लो कि 6 पीस ले रहा हूँ मैं। और रेट क्या रहेगा रेट मान लो कि इससे थोड़ा अलग मिला है मेरे को, इससे मुझे रेट मिला है 22,000 का। और प्रिंटर खरीद रहा हूँ मैं इससे, अब प्रिंटर मुझे इससे मिला है 6 पीस, और लेकिन इससे रेट क्या मिला है मुझे, 4,000 का रेट मिला है। अब अगर यहाँ हम लोग CGST देखेंगे तो अप्लाई ही नहीं करेगा। कैलकुलेट किया नहीं, क्योंकि इस पर क्या लगेगा, IGST। अगर आप वही टैक्स एनालिसिस करके देखोगे अच्छे से समझ में आएगा कि किस पे क्या टैक्स लगा है। जैसे इस पे टैक्स क्या लगा है, 23,000। इंटर मारोगे, अब इसके डिटेल के बारे में देखना है तो ये देख सकते हो कि 18% कैसे लगा है। 18% करके कितना आएगा, इतना आएगा। और इस पे 18% GST लगा के कितना आएगा, ये भी देख पा रहे हो कि कितना टैक्स रेट है। एस्केप करके पीछे आओ, एक्सेप्ट कर लो ट्रांजैक्शन। अब आकर के अगर आप यहाँ देखोगे बैलेंस शीट में, तो आपके पास एसेट्स तो इतने का हो गया, माल इतने का पड़ा हुआ है, पैसा इतना पड़ा हुआ है हाथ में, लेकिन लायबिलिटी भी पड़ा हुआ है। लायबिलिटी आपके पास 4,46,000 का हो गया है। और ये जो लायबिलिटीज़ है इसमें से टैक्स सिर्फ कितने का है, 80,200
80 रुपये का है, और क्रेडिटर का पैसा इतना है, और टैक्स का पैसा इतना है, इसमें से CGST कितना है, SGST कितना है और IGST कितना है वो देख लिया, सब मिला के कितना है तो 80,280। अब ये चीज़ें आपको कहाँ दिखेंगी? ये जो आप अभी बेचे, क्या किए हो, परचेज किए हो ना, तो परचेज किए हो इसका डिटेल कहाँ मिलेगा मुझे? GSTR 2B में, जब हमें GST के पोर्टल पे जा कर के रिपोर्ट को डाउनलोड करेंगे। अगर अभी मैं आता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले में, और यहाँ आते हैं हम लोग स्टेचुरी रिपोर्ट्स में, यहाँ GST पे जाते हैं, तो देखो तो क्या क्या ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। GSTR 1 दिख रहा है। अभी GSTR 1 क्या दिखेगा? कुछ बेचे हैं हम लोग, तो यहाँ कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। अच्छी बात है। अब GSTR 2 पे आते हैं। GSTR 2 में क्या दिख रहा है? जो हम परचेज किए हैं, कितना ट्रांजैक्शन हुआ है अभी तक, इनवॉइस कितना है, 2 गो, यही दोनों था ना, 2। और नीचे आते हैं, ट्रांजैक्शन किस तरह का हुआ है, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। हाँ बिल्कुल, कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है, 4,26,000 का। टैक्स कितना बना है, इतना। देखो तो सप्लायर 1 से कितने का हुआ है, इतने का। टैक्स कितना बनता है इसका। और सप्लायर 2 से कितने का हुआ है, इतने का। टैक्स कितना बनता है, इतना। तो यहाँ से जाकर के पूरा डिटेल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? यहाँ से पूरा डिटेल निकाल सकते हैं। अब ये इनवॉइस डेट बता रहा है, टोटल इनवॉइस वैल्यू बता रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ हो रहा है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू बता रहा है, सेंट्रल टैक्स किस में से कितना जाएगा, और ये ITC अवेलेबल सेंट्रल टैक्स कितना जाएगा, स्टेट टैक्स कितना जाएगा। और भी यहाँ पे आगे ऐसे बढ़ोगे तो दिखेगा, 3 गो और कॉलम होगा, ऐसे बढ़ा के दिखेगा सब। तो इस तरीके से आप इसके बारे में डिटेल निकाल सकते हो। तो अभी हमने क्या देखना सीखा, GSTR 2। अब लेकिन अभी हमारा GSTR 1 क्या है, बिल्कुल ब्लैंक है, हाँ कि ना? हाँ बिल्कुल ब्लैंक है। तो GSTR 1 कब फिल होगा, जब हम सेल करेंगे। ओके, GSTR 3B अभी क्या दिखा रहा है, जो आपका एलिजिबिलिटी है, कितने का, 80,280 का। यही ना आपका एलिजिबिलिटी बनता है। टैक्स एलिजिबिलिटी आपकी कितनी है, 80,280 रुपये की। ये आप देख लो। हाँ अगर वही, अब ये आपका इनपुट है, अगर वही आप बेच रहे हो तो आउटपुट आएगा, जो घटा के बचेगा वो आपका टैक्स लायबिलिटी बनेगा। तो बेच दिया जाए फटाफट। हाँ कहाँ बोल रही है? अच्छा तो हो जाने दो, जाओ ना, तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो अपलोड कर देंगे। ऐसे भी तो रेगुलर कहाँ हो। ये बात उनके मुख से अच्छा लगेगा जो रेगुलर हैं, कि अगर वो 10 मिनट छूट ही जाएगा तो उनको इफर्ट हो सकता है। तुम्हारा तो ऐसे भी बहुत कुछ छूटा हुआ है, तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो अपलोड कर देंगे, देख करके सीख लेना। अभी सीखने का बहुत टाइम है। कोई नहीं, 10 मिनट नहीं, 5-7 मिनट और लेंगे। अगर उतना रुक सकती हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो जा सकती हो तो जाओ। एक एंट्री हम लोग कर लेते हैं, किसका, सेल का एंट्री कर लेते हैं। तो एफेक्ट सेल, मान लो कि हमारा पहला सेल होगा, पार्टी कौन सा होगा, कस्टमर 1 को कर देते हैं, और सेल ही जाएगा। क्या बेच दिया जाए, लैपटॉप बेच देते हैं इसको। लैपटॉप मान लो कि इसको हम कितना बेच देते हैं, इसको 6 लैपटॉप बेच देते हैं। रेट क्या लगा देते हैं, इसको 30,000 का रेट लगाते हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमाना है। और इसको प्रिंटर कितना बेच देते हैं, इसको प्रिंटर बेच देते हैं 10। रेट क्या लगा देते हैं, इसको 10,000 का रेट लगा देते हैं। मुनाफा अच्छा होना चाहिए। अब बैक आते हैं। अब इस पे क्या लगेगा, IGST तो लेगा नहीं, क्योंकि सेम स्टेट का है, तो CGST, चलो अच्छी बात। और क्या ले लेते हैं, SGST, करेक्ट, एक्सेप्ट कर लें। एक एंट्री और कर लेते हैं, किसकी, एक एंट्री किसको बेच देते हैं, कस्टमर 2 को। कंट्रोल A, सेल्स, क्या डालेंगे यहाँ पे, लैपटॉप। लैपटॉप कितना बेच दिया जाए, इसको 10 पीस,
रेट वही रखेंगे, हाँ जी। और प्रिंटर कितना बेच दें इसको? प्रिंटर इसको 6 पीस बेच देते हैं। कितने का? यही। यहाँ क्या लेंगे? यहाँ IGST लेगा, एक्सेप्ट कर लो। तो 2 सेल्स की एंट्री हो गई। ये बैलेंस शीट में आकर के देखोगे तो करंट एसेट्स कितना बढ़ गया? 12,96,533 रुपया 33 पैसा। अच्छा खासा पैसा हो गया। चलो देख लिया जाए। करना क्या पड़ेगा? यहाँ हमारे पास स्टॉक कितने का अभी पड़ा हुआ है? 41,333 रुपये का। और हमारे कस्टमर्स के यहाँ कितना उधारी पड़ा हुआ है? मेरा 7,55,200 रुपये का उधारी किसके यहाँ पड़ा हुआ है? हमारे कस्टमर्स के यहाँ पड़ा हुआ है। करेक्ट। चलो अब फटाफट क्या करते हैं हम लोग। अच्छा, टैक्स लाइबिलिटीज़ क्या बन रही है ज़रा वो भी देख लेते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाओ। अब करंट लाइबिलिटीज़ कितने की बन रही है अपनी, वो देख लो। करंट लाइबिलिटीज़ हमारी जो बन रही है वो 36,720 रुपया में से घटा लो कितना? 1,800 रुपया। मतलब कि हमें कैलकुलेटर निकालो, और एक दिन और हम पढ़ाए थे इस कैलकुलेशन को, समझाए थे पूरे डिटेल में। इसमें से कितना? 36,720 माइनस कितना? 1,800। तो 34,920 रुपया हमें क्या करना पड़ेगा? रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मतलब हमारा आउटस्टैंडिंग GST जो होगा वो कितना होगा? 34,920 रुपया होगा। अब चलो ज़रा इसको डिटेल देखते हैं कि हमारा कितना इनपुट है, कितना आउटपुट है एंड ऑल। तो इसके बारे में अगर देखना है तो यहाँ से भी देख सकते हो, और अगर बेहतर देखना है तो कहाँ चले? डिस्प्ले। और कहाँ चले? GST। यहाँ कहाँ आ जाए? हाँ, खाली है। GSTR 3B में आ जाते हैं, खाली नहीं रहेगा। खाली है नहीं, ये पॉपुलेट होकर के आ गया। अब देखो हमारे पास कितने का टैक्सेबल अमाउंट क्या रहा वो देख लो। अब उसमें से ये देखना है कि 80,280 रुपया तो हमारा क्या था? क्या था ये? हमारा क्या था? ये हमारा था इनपुट GST। इतना तो हमने क्या किया था? GST पे कर चुके हैं। ये मान के चलो कि इतना GST हमको पे करना था। परचेज पे था 80,280। अब इसमें से हमें लिया हमने कितना GST लिया? कितना? 1,15,000 कितना? 200 रुपया। तो अब इसमें से घटा के देखना है, ये वाला जो अमाउंट है उसको कहीं लिख के रख लेते हैं, भुला न जाए इसके लिए। कितना अमाउंट है ज़रा यहाँ से देख लेंगे और देख के लिखेंगे। अरे रुक जा भाई, कितना अमाउंट आ रहा है? 34,920 रुपया। अच्छी बात है, इसको साइड में रखते हैं। अब आते हैं बाकी कैलकुलेशन के लिए। सी कर लेते हैं। 1,15,200 में से कितना घटाओ? 80,280 रुपये को घटाते हैं तो कितना आ गया? तो जो हम लोग यहाँ पढ़े थे अभी थ्योरी में वही चीज़ अप्लाई हुआ। मतलब सीधी सी बात है कि हम लोग इतना इनपुट GST दिए हैं और ये GST क्या है? आउटपुट GST है। तो आउटपुट GST में से इनपुट GST को माइनस कर लो, वही हमें कहाँ करना पड़ेगा? फाइनल रिटर्न करना पड़ेगा। वही कैलकुलेशन को समझ रहे थे। तो चलो ये तो बात हो गई। अब हम लोगों को इस पैसा सबको दे दिया जाए। नहीं, सबको पैसा दे दिया जाए। तो कैसे पैसा दे? मान लो कि ये जो 34,000 इसी को पे करना है अभी, ताकि अगर हम 34,000 पे कर दें, कितना था? 34,920 रुपया अगर हम पे कर देंगे
तो हम किस बात से फ्री हो जाएंगे? टैक्स लाइबिलिटी से फ्री हो जाएंगे, नहीं? और ये जो यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटीज दिख रहा है वो दिखना बंद हो जाएगा। तो कैसे पे करेंगे बताओ? बाकी तो पेमेंट नहीं दोगे या नहीं लोगे, पेमेंट रिसीट आता ही है। तो इसके लिए क्या करेंगे? अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ कहाँ जाएंगे? पेमेंट पे ना, पहले कहाँ जाएंगे? पेमेंट पे जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे? स्टार्ट पेमेंट, जीएसटी ना, हाँ जीएसटी। क्या रेगुलर? ये तो गड़बड़ हो रहा है, नहीं? 1/4/24 से लेकर के कब माल 31 अप्रैल होता है, 1/5/24 ले लेते हैं। तो मार्च से नहीं ना करोगी, कहाँ है रेगुलर? ये कर लेंगे। अब यहाँ पे डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? अकाउंट से कि कैश से? क्या कर लेंगे? आईजीएसटी। कितना आईजीएसटी तुम्हारा बनता है? 36,720 रुपया। और किससे पेमेंट कर दिया जाए? कैश से। तो आईजीएसटी घट करके क्या हो जाएगा? अब अगर हम, लगता है इसको बताए वो नहीं किया, बैलेंस शीट में आ जाते हैं, करंट में जाते हैं, तो लाइबिलिटीज घट के सिर्फ क्या आ गया है? 1800 रुपये का। अब ये 1800 रुपया क्या है? सीजीएसटी का अमाउंट है। किसका अमाउंट है? सीजीएसटी अमाउंट है। इसको भी उसी तरीके से पे कर लो। तो आज के लिए अब इतना ही रखते हैं, 5 मिनट बोले थे, ज़्यादा ही हो गया। कल तुम लोगों को वैट पढ़ाएंगे। ऐसे वैट का ज़रूरत तो उन्हीं जगहों पे है, जैसे कि कुछ चीज़ें जो जीएसटी के